वेलकम ऑल स्टूडेंट्स एट फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने SN1 रिएक्शन को देखा था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, और SN1 रिएक्शन जानने के बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, हमारा दूसरा कारक था बीटा श्रृंखला, बीटा ब्रांचिंग। ये हमारा दूसरा कारक है जो हम पढ़ रहे थे कि बीटा श्रृंखला के बढ़ने के साथ साथ SN1 अभिक्रिया की दर घटती है या बढ़ती है, वो टॉपिक हमारा चला हुआ है। बीटा ब्रांचिंग में आपको मैंने बताया था बीटा श्रृंखला क्या होती है, जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और उससे परलयी कार्बन क्या होता है हमारा बीटा कार्बन। उस पर अगर हमारे अन्य ब्रांच लगी हुई है, अन्य श्रृंखला लगी हुई है, कोई श्रृंखला बाहर निकली हुई है, एक कार्बन की, दो की, तीन की, चार की, तो ऐसी श्रृंखला होने के साथ हम बोलते हैं कि उस पर बीटा श्रृंखला है। दूसरा एक्स, सी, सी, सी और सी, इस पे मैंने दो रख दिया है ये, और एक एग्जांपल और लेते हैं सी एक्स, सी सी सी, और इस पे हम कोई भी नहीं लगाते हैं। अच्छा ओके, आपको अच्छा ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए अब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। उससे पहला कौन सा है हमारा बीटा कार्बन। क्या बीटा कार्बन पे कार्बन की कोई अन्य श्रृंखला है? बिल्कुल है। इस पे कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है। इस पे कितने हमारे, ये अल्फा हुआ, ये हमारा बीटा हुआ। इस पे कितने हमारे 2 कार्बन, और ये हमारा अल्फा हुआ और ये हमारा बीटा हुआ। इस पे कितना हमारा 1 कार्बन। मतलब हमारा बीटा ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा कहाँ, बीटा श्रृंखला सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे। इसे मैंने ए बोला था, इसे मैंने बी बोला था, और इसे मैंने सी बोला था। अब देखिए मैंने कल बताया था बीटा श्रृंखला, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था ना, बीटा श्रृंखला जितनी ज़्यादा होगी SN1 अभिक्रिया की दर, SN1 लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया गया है बहुत अच्छे से, SN1 अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात हम कोई नाभिक स्नेह डाल के इस पर रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन हो जाएगी, फिर उससे धीमी इसमें होगी, और सबसे धीमे इसमें होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि SN1 अभिक्रिया का क्रम बताइए। जबकि आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और हमारा 2 डिग्री है और उसका 1 डिग्री है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हमारी SN1 अभिक्रिया की दर ज़्यादा होती है क्योंकि इसका कार्बोदनायन अधिक स्थायी होता है। वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सब बातें की हुई है। अभी देखिए कि इन सब एल्किल हैलाइड की डिग्री कितनी है। एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट एक ही जुड़ा हुआ है, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे तो डायरेक्ट एक ही जुड़ा हुआ है ना। तो ये ए बी सी तीनों के तीनों प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होने के बावजूद इनमें सभी की अभिक्रिया की दर सेम होनी चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी इनमें अभिक्रिया की दर का क्रम क्या है हमारा, ROR। देखिए ROR क्या होता है, ROR होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ROR? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं हम अभिक्रिया की दर को। तो मैं अगर कहीं पे ROR लिखा ना, अभिक्रिया की दर क्या होगी हमारी ROR। किसकी रेट देख रहे हैं हम, SN1 अभिक्रिया की। तो बताइए क्या क्रम है हमारा, ए की सबसे ज़्यादा, बी की सबसे कम, और उस सी की सबसे कम, बी की उससे कम और सी की सबसे हमारी कम होगी, क्योंकि इसमें बीटा श्रृंखला नहीं है। कल हमारा लेक्चर यहाँ पे रुका था कि बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ अल्फा अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ती है। बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ती है, ये भी बढ़ गई है ना। बट एक क्वेश्चन ये भी है कि सबकी डिग्री 1 डिग्री होने के बावजूद भी, इन सभी की, ये सभी 1 डिग्री होने के बावजूद भी अभिक्रिया की दर अलग अलग है। अर्थात इनमें ये वाला कारक काम नहीं कर रहा है, डिग्री वाला कारक। तो इसमें दूसरा कारक कौन सा काम कर रहा है हमारा, बीटा श्रृंखला वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए ना आप। अब इसका रीज़न समझिए कि बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ SN1 अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ती है। देखिए जैसे ही रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल के चला जाता है, यहाँ पे कार्बोधनाइन बनता है, इसमें से भी निकाल दो, तभी तो SN1 रिएक्शन होगी ना। जब ये ग्रुप निकलेगा कार्बोधनाइन बनेगा, क्योंकि SN1 का फैशन ही ऐसा है कि वो इस प्रकार होती है। इसमें से इसे निकाल दो और यहाँ पे कार्बोधनाइन बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब बीटा श्रृंखला पढ़ने का ये फायदा होता है, जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है अभी,
यहाँ पे भी CH3 है हमारा, CH3 तो है ना, ये H पूरे कर दिए मैंने। अब ये कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह किसे इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन को। अब ये कार्बन किसे ट्रांसफर कर देगा, इस कार्बन को, और इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है, कमी। और मैंने कल बताया था कि जिसका कार्बोधनायन जितना स्थायी, जिसका कार्बोधनायन जितना स्थायी, SN1 अभिक्रिया की दर उतनी ही ज़्यादा। और इसका कार्बोधनायन में 3 देने वाले हो गए, एक तो खुद कार्बन, एक ये दोनों वाले, और ये पीछे से भी देगा। तो यहाँ पे कितने ओवरऑल 3 ग्रुप तो बीटा ब्रांचिंग के, बीटा श्रृंखला के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक ये कार्बन खुद भी है, तो इस वाले के पास में थोड़ी कमी अच्छे से पूरी हो जाएगी। इसे देने वाले कितने हैं, इसमें बीटा श्रृंखला ज़्यादा नहीं है, केवल 2 कार्बन है और तीसरा खुद है, तो इसमें थोड़ी सी और कमी पूरी होगी, ज़्यादा नहीं हो पाने की। और इसमें तो केवल कौन देने वाला है, ये वाला। तो बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन दाता समूह की संख्या ज़्यादा होती है, और जिसके कारण बनने वाला कार्बोधनायन अधिक स्थायी होता है, और कार्बोधनायन अधिक स्थायी होता है तो SN1 अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। समझ गए ना, बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन दाता वाले समूह की संख्या बढ़ जाती है। आई थिंक ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो समूह कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले उपस्थित होने चाहिए, जो सही इलेक्ट्रॉन दे और कार्बोधनायन की स्थिरता को बढ़ाने में हमारी हेल्प करे। ये आप नोट कर सकते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दे, NCERT में एक क्वेश्चन ऐसा है भी हमारा कि ये बोल देता है कि हमारे इन सभी की 1 डिग्री है, ये सभी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है, और उसके बावजूद भी इनमें SN1 अभिक्रिया का जो क्रम है वो अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं तीसरा कारक, निकलने वाले समूह की प्रकृति। निकलने वाले समूह की प्रकृति डाल लीजिए। तीसरा कारक जो SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो क्या है हमारा, SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है निकलने वाले समूह की प्रकृति। अभी निकलने वाला समूह क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फ्लोरीन। मैं इसे ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ ना, Cr3 Cl, R3C Br और R3C I हमारा, ठीक है ना। इसे भी ऐसे लिख लेते हैं पास में ही। इन सब पे NaOH डालता हूँ, कौन डालता हूँ इन पे, NaOH। और अपनी तरफ से आपको ये बोलता हूँ कि हमें इनमें SN1 करानी है। तो SN1 का तरीका तो आपको पता है ना, क्या कि पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, निकलने वाला समूह निकल जाएगा पहले, निकलने के बाद कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोधनायन की स्थिरता चेक होगी, उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि किस में तेज होगी और किस में स्लो होगी। इसमें भी SN1 करानी है, इसमें भी SN1 करानी है, इसमें भी SN1 करानी है, इसमें भी SN1 करानी है। यहाँ पे अभिक्रिया A है, ये अभिक्रिया B है, ये अभिक्रिया C है, और ये अभिक्रिया हमारी D है। पहले ये 4 देख लीजिए आप, ये 4 रिएक्शंस आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो रही है नहीं। क्या ये सभी एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, क्या ये सभी एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, बिल्कुल। जिस कार्बन पर हैलोजन लगा उस पर 3 एल्किल समूह है, तो सारे 3 डिग्री है। जब ये सारे के सारे 3 डिग्री है तो इनमें अभिक्रिया की दर सेम होनी चाहिए। परंतु उन्होंने क्या बोला है कि SN1 अभिक्रिया जो है ना, निकलने वाले समूह की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अब निकलने वाला समूह कौन सा है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। पहले पद में क्या होगा, SN1 अभिक्रिया के पहले पद में पहले निकलने वाला समूह निकलकर कार्बोधनायन बनाता है, तो सब में कार्बोधनायन तो सेम ही बनेगा ना। बट ये भी देखा जाता है कि पहले किस में कार्बोधनायन बनेगा, और वो किससे पता लगेगा कि पहले कौन सा समूह निकलेगा। अब आपको मैंने बताया है कि कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन में कौन सा बंध पहले ज़्यादा टूट जाता है, यानी कि बंध की स्थिरता, कार्बन हेलोजन बंध की स्थिरता। लेक्चर नंबर 1 के अंदर सिखाई गई है आपको ये कि कार्बन का आकार तो सब में क्या है, सेम, और इनका आकार क्या है, बढ़ता हुआ। आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है और कार्बन का आकार बहुत ही छोटा है, और छोटे और बड़े की दोस्ती नहीं चलती है। जब छोटे और बड़े की दोस्ती नहीं चलेगी तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये छोटा है आकार में और ये आयोडीन बहुत बड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन भी छोटा है और फ्लोरीन भी छोटा है, तो इनके बंध की स्थिरता ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कार्बन आयोडीन बंध की स्थिरता कम होगी। जब कार्बन आयोडीन की बंध की स्थिरता कम होगी तो आयोडीन पहले निकल जाएगा।
जब आयोडीन पहले निकल जाएगा तो पहले कार्बोदनाइन बनने का मौका किस में मिलेगा, हमारे डी वाले ऑप्शन में, और सबसे लेट किस में निकलेगा, इस वाले में, क्योंकि फ्लोरीन का बंध जो है वो अधिक स्थायी है। तो निकलने वाला समूह अगर आसानी से निकल जाए तो SN1 फास्ट, और निकलने वाला समूह अगर बहुत ही मुश्किल निकले तो SN1 बहुत ही मुश्किल। तो क्या क्रम आएगा हमारा, SN1 का क्रम क्या होगा हमारा, SN1 अभिक्रिया की दर का क्रम क्या होगा, डी में सबसे ज़्यादा, सी में उससे कम, बी में उससे कम, और ए में उससे भी कम। डिग्री समान होने के बावजूद भी SN1 अभिक्रिया का क्रम अलग अलग हो सकता है, अर्थात वहाँ पे डिग्री वाला कारक नहीं, कोई अन्य कारक है, तो आपको वो कारक भी चेक करना होगा। नोट कर लीजिए आप, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज नाभिक स्नेही की प्रकृति। चौथा कारक क्या है हमारा, नाभिक स्नेही की प्रकृति। नाभिक स्नेही की प्रकृति, ठीक है। नाभिक स्नेही की प्रकृति से हमारा क्या तात्पर्य है वो समझते हैं पहले। देखिए, ये हमारा R3CX है, R3CX है, R3CX है, और ये हमारा R3CX है। इस पे मैंने ये जो हमारा लगा हुआ समूह है, ये X जो है हमारा, अगर ये हमारा सेम है तो देखिए, अगर ये सेम होने का मतलब हमारे X एक जैसा ही है, कोई भी हमारा फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा सपोज के सारे के सारे आयोडीन है हमारे, कौन है, आई है, तो सब में निकलने वाले समूह की प्रकृति एक जैसी है, तो अभिक्रिया की दर भी एक जैसी होगी। सभी 3 डिग्री है तो सभी में क्या होगा, सभी में कार्बोदनाइन की स्थिरता भी एक जैसी होगी। बट अगर हम क्या करें, एक में मैं ले लेता हूँ NaF, एक में मैं ले लेता हूँ NaCl, एक में मैं ले लेता हूँ NaBr, और एक में मैं ले लेता हूँ NaI। और अब आपसे ये पूछूं कि इनमें से सबसे तेज SN1 किस में होंगी। अब बाकी सब चीज़ें से मैं ना, नाभिक स्नेही की प्रकृति देखिए, यहाँ पे नाभिक स्नेही कौन है, F-, यहाँ पे कौन है Cl-, इसमें कौन है Br-, और इसमें कौन है हमारा I-, ठीक है ना। नाभिक स्नेही की सांद्रता नहीं देखी जाती है, मैंने बताया ना, नाभिक स्नेही किस स्टेप में आता है, दूसरे पद में आता है, दूसरे पद में भाग लेता है, और दूसरा पद हमारा तीर पद होता है, और तीर पद में भाग लेने वाले नाभिक स्नेही की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। इसकी सांद्रता नहीं देख रहे हम देख रहे हैं कि वो क्या है, वो नाभिक स्नेही कौन है वो देख रहे हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो हमारा नाभिक स्नेही है, ये F- है, ये Cl- है, ये Br- है, और ये हमारा I- है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, F-, Cl-, Br- और I-, ये चारों हमारे क्या है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ से X निकलेगा प्रथम पद में, तो वहाँ पे कार्बोदनाइन बनेगा, उस कार्बोदनाइन पर नाभिक स्नेही अटैक करेगा, अटैक करने के बाद 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। इसी अभिक्रिया को हमने क्या बोला है, SN1। अभी 4 है हमारे पास में, और ये चारों ही क्या कर सकते हैं, नाभिक स्नेही के रूप में SN1 में भाग ले सकते हैं और उत्पाद बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन देंगे और उसके साथ बॉन्ड भी बनाएंगे। अब बात यह है कि इन चारों में से सबसे पहली रिएक्शन कौन करेगा। अब आपको पता है, ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बढ़ता है। तो आयोडीन का आकार बड़ा है, और जिसका आकार बड़ा है, अब ये देखिए, कोई छोटा सा परमाणु है ये, और ये हमारा एक बहुत ही बड़ा परमाणु है, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें ये हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हो, और ये वाले भी इलेक्ट्रॉन किसी को देने हो, तो छोटे वाले परमाणु पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बड़े वाले पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, कम होता है। जब इन इलेक्ट्रॉनों पे नाभिक का आकर्षण कम है, तो मैं आसानी से इसे किसे दे सकता हूँ। जब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे सकता हूँ, अर्थात आयोडीन के जो आयोडीन है, वो इलेक्ट्रॉन देने की संभावना आसान है उसके पास में, ये वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, क्योंकि उसका आकार बड़ा है और उस पर नाभिक का आकर्षण कम है। अर्थात जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वे हमारे प्रबल नाभिक स्नेही,
और जो बहुत ही मुश्किल इलेक्ट्रॉन देते हैं वे होते हैं हमारे दुर्बल नाभिक स्नेही। अर्थात इसमें हमें ये चेक करना होता है कि हमारा नाभिक स्नेही प्रबल है या दुर्बल है। क्या चेक करना होता है? हमारा नाभिक स्नेही प्रबल है या हमारा दुर्बल है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप समझ रहे हो ना कि किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा है। अब SN1 अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूँ मैं? अब SN1 अभिक्रिया वे नाभिक स्नेही देते हैं जो हमारे दुर्बल होते हैं। दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया को फेवर करते हैं। फेवर करने का मतलब आसानी से करा सकते हैं। दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया देते हैं और प्रबल नाभिक स्नेही SN2 अभिक्रिया देते हैं। इसका रीज़न बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा जैसे आप SN2 समझोगे। वैसे मैं SN1 में भी इसके भी थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। SN1 में क्या होगा, देखिए SN1 में क्या ट्रेंड है। आपने SN1 का तरीका देखा है ना, पहले समूह निकलेगा, कार्बोधनाइन बनेगा, उस पर नाभिक स्नेही अटैक करेगा और 2 उत्पाद प्राप्त हो गए। ऐसा देखा है आपने 50-50% में। क्या हमें इस ग्रुप को निकालने की ज़रूरत है क्या? ये जो निकलने वाला समूह है ये तो पहले ही अपने आप निकल के चला जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होता जो यहाँ से निकल ही नहीं सकता बिल्कुल भी, वो यहीं पे अटका बैठा है कि मैं नहीं निकलूंगा और मैं इसे कार्बन को परेशान भी करूंगा। कैसे परेशान करता है? विद्युतनात्मकता का फायदा उठाते हुए। तो ये निकलने का नहीं बिल्कुल भी। जब ये निकलने का नहीं तो ऐसे केस में मैं इस पर कौन लगाऊंगा? प्रबल नाभिक स्नेही। प्रबल नाभिक स्नेही क्या करेगा? जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा और उसे निकलवा देगा वहाँ से। आप इसे ऐसे समझिए, हमारा एक घर है, एक घर में हमारे क्या एक सर्वेंट है, एक नौकर लिया हुआ है हमने जो हमारे घर में हमारी सहायता करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि मैं आपके घर से निकलूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, आप कुछ ही कर लो। अब वो हमें फ़ायदा भी देता है। यहाँ जैसे कार्बन को कौन फ़ायदा दे रहा है? हैलोजन। 4 बॉन्ड पूरे करा रहा है, ऐसे अष्टक नियम का पालन करा रहा है। तो ये छोड़ भी नहीं सकते इसे, पर इसे कब छोड़ देंगे? जब इससे अच्छा ग्रुप इसे लगाने का मौका मिलेगा। तो हम जैसे हमारे पास में कोई सर्वेंट है, कोई नौकर हमारे पास में है, हम उसे कब निकाल लेंगे घर से? जब उससे अच्छा हमें मिलेगा। अब सपोज करो हमारा नौकर अपने आप ही निकल कर चला जाए, SN1 में ऐसे ही तो होता है, अपने आप ही निकल कर चला जाता है। वो कहता है जी मैं तो चला जाता हूँ आपके यहाँ से। अगर वो खुद ही निकल कर चला जाए तो हमारा दुर्बल नाभिक स्नेही भी जाकर कार्य कर सकता है। प्रबल की तो हमें जरूरत ही नहीं है। प्रबल की जरूरत तब होती है हमें जब निकलने वाला ग्रुप ना निकलता हो खुद ही, ना निकलता हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? प्रबल नाभिक स्नेही से अटैक कराएंगे, चल बे तू जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और वहाँ पे बॉन्ड बना ले। बट दुर्बल SN1 में क्या होता है? आसानी से निकल जाता है तो दुर्बल नाभिक स्नेही भी काम कर देगा हमारे इसमें। परंतु SN2 में क्या होता है वो पढ़ने के बाद पता लगेगा। SN2 में क्या होता है एक बार मैं ऊपर से बता देता हूँ। उसमें ग्रुप नहीं निकलता है, उसे जबरदस्ती निकलवाना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रबल नाभिक स्नेही। तो प्रबल नाभिक स्नेही SN2 को फेवर करते हैं और दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 को फेवर करते हैं। अब दुर्बल किस में है? NF है ना हमारा। तो अगर मैंने ये अभिक्रिया A बोला है, इस अभिक्रिया को B बोला है और इस अभिक्रिया को C और इस अभिक्रिया को D, तो दुर्बल तो किसे फेवर करते हैं? SN1 को। तो दुर्बल वालों में SN1 सबसे तेज होगी और प्रबल वालों में SN2। बट हमें कैसे पहचान होगी कि ये SN1 है SN2? वो धीमे धीमे आप सीख जाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम इन 4 नाभिक स्नेही को लगाए तो सबसे आसानी से SN1 किस में हो जाएगी? फ्लोरीन वाला दुर्बल है और दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया को देते हैं, अर्थात A में सबसे ज़्यादा होगी। तो ROR का क्या क्रम होगा? रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर का क्या क्रम होगा बताइए? A की सबसे ज़्यादा, B की उससे भी कम, C की उससे भी कम और D की सबसे कम। अब आप ये समझिए कि प्रबल दुर्बल कैसे होता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है उसे प्रबल बोलते हैं, जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को देता है उसे दुर्बल बोलते हैं। तो अगर आपके पास में 4 है तो आपको उनका आकार चेक करना है। और आकार कैसे चेक हो जाता है वो आपको पता है, आवर्त सारणी से कैसे होता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है और किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट चलने पर आकार घटता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। किसकी सबसे ज़्यादा होगी? A की, क्योंकि इसमें दुर्बल नाभिक स्नेही है। अब यहाँ से तो आप पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो चारों ही चीज़ सेम है। चारों ही चीज़ क्या है यहाँ पे? सेम है। एल्किल हाइड तो सारा एक जैसा है ना। तो फिर नाभिक स्नेही चेक करो, नाभिक स्नेही की प्रकृति कैसी है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ नोट डाउन। अगला क्या है हमारा? अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की। क्वेश्चन करेंगे हम इसके, तब SN1 SN2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब आपको पता होगा
आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। जैसे हमारा हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3। परमाणु क्रमांक सबका क्या है? 1 1 1 और परमाणु भार सबका क्या है? 1 2 3। सबका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है। ऐसे तत्व किसी परमाणु के ऐसे तत्व या किसी तत्व के ऐसे परमाणु, हाँ किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। आपको पता है ना क्लोरीन के कौन कौन से होते हैं हमारे? क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 37। आयोडीन 53, इसका परमाणु क्रमांक होता है 127 और आयोडीन हमारा क्या होता है? आयोडीन 53 131। आयोडीन 131 जो होता है हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। ये अल्फा बीटा गामा कण जो उत्सर्जित करता है अपने अंदर से, मतलब रेडियो एक्टिविटी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आइसोटोप का भी एक पॉइंट हमारा इसमें काम आता है हमें, वो देखिए क्या है हमारा। ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। अभी देखिए आज थोड़ा शोर हो रहा है घर में क्योंकि थोड़ा सा वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ ट्राई टू बी एडजस्ट। देखिए अब ये R3CCl है, ये R3CCl है। मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 35 बार वाला है और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 37 बार वाला है। अर्थात हमने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है और जो उसमें हैलोजन रखा है वो भी एक ही प्रकृति का है। वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग नहीं है, दोनों ही क्लोरीन है। अब आपको ये देखना होगा कि अगर हैलोजन भी सेम है और वो समस्थानिक है एक दूसरे के वो क्या है हमारे? समस्थानिक। और इसमें मैंने इन दोनों में NOH डाला है। इसमें नाभिक स्नेही भी OH है और इसमें भी नाभिक स्नेही क्या है हमारा? OH। अब आप ये बोलोगे कि ये जो है हमारे है, ये नाभिक स्नेही जो है हमारे, ये भी दोनों सेम है, तो इससे भी नहीं पता लगेगा। ये भी इसकी डिग्री कार्बोनाइन की डिग्री में यहाँ 3 डिग्री होने वाली, उससे भी नहीं पता लगेगा विक्रिया की दर किस में ज़्यादा होगी। तो जो हैलोजन परमाणु लगा है उस अगर वो एक दूसरे के समस्थानिक हो तो इसमें क्या होता है वो देख रहे हैं हम। ये A है हमारा और ये हमारा B है। अब की बार मैंने उल्टा दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए रूल क्या है हमारा ऐसे केस में। जो भारी वाला समस्थानिक है, क्या बोला मैंने? जो भारी वाला है, भारी मतलब जिसका वजन अधिक है, जिसका परमाणु भार अधिक है, जो भारी वाला समस्थानिक है हमारा, उसका जो बंध है वो अधिक स्थायी होगा। क्या बोला मैंने? भारी समस्थानिक का बंध अधिक स्थायी होगा। बताइए भारी कौन सा है हमारा? ये वाला। अर्थात इसका जो बंध है, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इसका जो बंध है वो अधिक स्थायी होगा। अधिक स्थायी होने का मतलब ये है कि ये आसानी से नहीं टूटेगा। जब ये आसानी से नहीं टूटेगा तो ये निकल के नहीं जाएगा ग्रुप। जब ये निकल के नहीं जाएगा तो कार्बोनाइन को पढ़ने में दिक्कत होगी। जबकि हल्के वाला जो है, जो हल्के वाला समस्थानिक है, उसका बंध थोड़ा सा कम स्थायी होता है और कम स्थायी होगा तो जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी कार्बोनाइन बनेगा। जल्दी कार्बोनाइन बनेगा तो SN1 अभिक्रिया तीव्र होगी। अर्थात B और A में किस में ज़्यादा होगी? B की अभिक्रिया ज़्यादा तीव्र होगी। भारी समस्थानिक का बनने वाला बंध इस अधिक स्थायी होता है, जिसके कारण उसका निकलना मुश्किल होता है। और उसका निकलना मुश्किल है तो कार्बोनाइन का बनना मुश्किल है। कार्बोनाइन का बनना मुश्किल है उसकी तुलना में निकलेगा तो दोनों में, पर पहले किस में निकल जाएगा? ऊपर वाले में। हैवियर आइसोटोप्स हैविंग स्टेबल बॉन्ड। हैवियर आइसोटोप्स हैविंग स्टेबल बॉन्ड। अधिक भार वाले जो समस्थानिक होते हैं उनका बंध स्थायी होता है, जिनका निकलना मुश्किल होता है। ठीक है, कर सकते हैं ना आप। जैसे यहाँ पे मैं आपको आयोडीन लगा के दे दूँ 131 वाला और आयोडीन लगा के दे दूँ मैं आपको 127 वाला। तो ये तो कौन से वाला है? अधिक भार वाला आयोडीन है। और अधिक भार वाला जो होता है उसका बंध जो है थोड़ा अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होगा तो उसका निकलना मुश्किल होगा, तो कम भार वालों में जल्दी SN1 हो जाती है। ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। ये वैसा आपको कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको अलग से सिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है कि जो भारी समस्थानिक होते हैं उनका बंध अधिक स्थायी क्यों होता है। ये थोड़ा हटके टॉपिक है हमारा। ठीक है, अभी हम SN1 को ही कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं SN1 के। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन करके देखते हैं। अब बताइए, जैसे मैं आपको बोलूँ कि
ये सी 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 ये एक्स है, ये सी 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 एक्स है, ये सी 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 ये एक्स है। ये सी सी ये सी, चलो ये ए है हमारा, ये बी है और ये हमारा सी पार्ट है। आपको बताना है SN1 अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। अभिक्रिया में भी क्या, अभिक्रिया की दर का, SN1 अभिक्रिया की दर का क्रम क्या होगा, बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको एक बात, अब सारे कारक आपको समझ में आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, ग्रुप को क्या करना है, हटाना है। ग्रुप कौन सा, ग्रुप कौन सा, हमारा हैलोजन परमाणु जो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि हम तो एल्किल हैलाइड के लिए SN1 पढ़ रहे हैं। किसके लिए, एल्किल हैलाइड के लिए। तो यहाँ पे हैलोजन होगा हमारा। जब हमारा यहाँ पे हैलोजन होगा तो आपको उसे निकालना है पहले। वो कैसे पता लगेगा वो है कौन सा। अभी इसमें सब क्या है, XX है, तो ये तो सारे सेम है। जब ये हमारे सब सेम है तो इनमें सब में एक तरीके से निकलेगा। अब निकलने के बाद कार्बोधनाइन बनाना होगा आपको। निकलने के बाद यहाँ पे जो कार्बोधनाइन बनेगा उसकी निकाल देते हैं। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये भी निकाल देते हैं और ये वाला भी निकाल देते हैं। बताइए इसका कार्बोधनाइन कितने डिग्री है। जिस कार्बन पर धनायन है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन बस। उससे तो एक ही जुड़ा हुआ है ना, उससे दो जुड़े हुए हैं। हमें उससे मतलब नहीं, हमें जिस पे धनायन है उससे मतलब होता है। ये कितना है, 1 डिग्री। ये बताइए ये वाला कितना है हमारा, ये वाला भी कितना है हमारा, 1 डिग्री। जिस कार्बन पे धनायन है उससे एक जुड़ा हुआ है। और ये जिस पे धनायन है वो कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, 3 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था आपको, कार्बोधनायन की डिग्री जितनी ज़्यादा, यानी कि 3 डिग्री कार्बोधनायन में स्थिरता अधिक होती है, अर्थात सी में सबसे ज़्यादा। अब ये दोनों 1 डिग्री है और डिग्री समान होने के बावजूद भी दूसरे कारक चेक करने होंगे। और दूसरा कारक क्या है हमारा, बीटा ब्रांचिंग, बीटा श्रृंखला। इसमें बीटा श्रृंखला ज़्यादा है, इसमें बीटा श्रृंखला नहीं है। बीटा श्रृंखला जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या, ये ए आएगा हमारा और बी हमारा सबसे बाद में, क्योंकि 1 डिग्री होने के साथ साथ बीटा श्रृंखला भी नहीं है। तो इसके कार्बोधनायन को इसकी भी स्थिरता, इसकी भी स्थिरता और इसमें इसकी भी स्थिरता, इसकी भी स्थिरता। आप बोलोगे कि इसे देने वाले कितने हैं, इस कार्बोधनायन को 1 2 3 जो पास में है, इसे भी देने वाले कितने हैं, 1 2 3, ये 3 है इसके पास में। परंतु जो देने वाले समूह अगर डायरेक्ट जुड़े हो तो ज़्यादा भेज देते हैं, और जो दूर हो थोड़े से वो थोड़ा लेट पहुंचाते हैं, अर्थात उनमें थोड़ा सा कार्बोधनायन को स्थिरता कम मिलती है और इसमें ज़्यादा मिल जाती है। ये भी कारण होता है, ठीक है ना। आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और भी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। अभी SN1 SN2 बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत अच्छे से काम आएगी। देखिए ये क्या लगा रहा हूँ मैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आपको ये बात अलग से बता देता हूँ। 15वें समूह के तत्व, न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके, इन सब के पास में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। सबके पास में कितना, एक लोन पेयर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को मैं क्या बोलूँगा, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, वो खाली बचा रहता है, उसे बोलते हैं हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे बोलते हैं हम लोन पेयर। तो मैं LP बोलूँगा शॉर्ट में। इसके पास में एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। 16 ग्रुप के जितने भी हैं हमारे 16वें समूह के तत्व, ओ सावधानी से टेपो, इन सब के पास में कितने हैं हमारे, 2 लोन पेयर। और हमारे जो 17वें समूह के तत्व होते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के पास में कितने होते हैं हमारे, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 लोन पेयर सबके पास में होते हैं। तो मैंने क्लोरीन के 3 शो कर दिए हैं। अभी शो करने का कुछ कारण है ना, वो शो कर रहा हूँ। ये बात आप नोट कर सकते हैं। 15वें समूह के पास में 1 लोन पेयर, 16वें के पास में 2 और 17वें के सभी के पास में 3 लोन पेयर। ठीक है, ये आप याद रखिए। देखिए क्लोरोबेंजीन
आप क्लोरोबेंजीन के बारे में सोचेंगे ये SN1 देगा या नहीं देगा, ये कितनी डिग्री है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले से, इससे कितने जुड़े हुए हैं, एक और एक, दो कार्बन। 2 कार्बन वाला कितना है हमारा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में तो SN1 होती है हमारी। बट ये SN1 अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन है इसका नाम, ये SN1 अभिक्रिया नहीं देता है। जबकि ये वाला जो क्लोरीन है ये भी 1 डिग्री है, इसका नाम है बेंजील क्लोराइड। ये क्या है हमारा बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड जो है वो SN1 बहुत ही तीव्र देता है। ये प्रश्न भी हमारा आया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन SN1 अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि बेंजील क्लोराइड SN1 अभिक्रिया बहुत तेज़ी से देता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वही चीज़ हम समझ रहे हैं कि SN1 और किस केस में नहीं होती है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें SN1 नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका रीज़न समझा देता हूँ मैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा कारण है। पहले मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए, अभी मैं बेंजीन को ऐसे कर लेता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल दिया है। ये हमारी कौन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। क्या इसके पास में लोन पेयर है? यस, लोन पेयर होता है इसके पास में। अब रेजोनेंस होने के लिए अनुनाद होने के लिए क्या स्थिति है, अनुनाद क्या है वो तो अलग से ही टॉपिक सीखा जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन का समांतर पी कक्षों में गति करना ही क्या कहलाता है, हमारा अनुनाद कहलाता है। अभी देखिए, अनुनाद होने के लिए क्या कंडीशन है, पाई सिग्मा प्लस। अगर पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद कोई प्लस लगा हो तो अनुनाद होगा। पाई सिग्मा माइनस पाई सिग्मा और लोन पेयर, अगर ऐसी स्थिति हो तो हमारा अनुनाद होता है। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन में पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो ऐसे केस में ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ये गति करने लगते हैं। जैसे ये गति करेंगे तो इसकी एक अनुनाद संरचना बनेगी। कैसी होगी वो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन पे प्लस आएगा, और ये वाला जैसे यहाँ बनेगा, यहाँ पे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए ना कार्बन के। एक तो ये डबल बॉन्ड ने 2 इलेक्ट्रॉन ने बनाया एक बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और एक 5। तो ऐसे केस में टूट के पड़ोस वाले में चला जाता है, ये हो जाता है माइनस। ठीक है, यह ऐसे अनुनाद होता है। ये लोन पेयर इधर चले गए, इधर से इधर चले गए। अब क्या होगा, अब कौन सा है देखो, पाई सिग्मा माइनस का भी है निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा माइनस। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे अनुनाद आगे बढ़ता है। मुझे क्या बताना है, इस क्लोरोबेंजीन का जो ये कार्बन हैलोजन बंध है, ये यहाँ पे जो कार्बन है और ये हैलोजन जो क्लोरीन लगा हुआ है, ये जो कार्बन क्लोरीन बंध है, ये जो बंध है ना, इसमें द्विबंध लक्षण है। और लक्षण भी कैसा है, पूरा नहीं आंशिक। कैसा है हमारा लक्षण भी, कैसा है, आंशिक द्विबंध लक्षण। आंशिक मतलब आधा, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड बन जाना। ये शुद्ध रूप में सिंगल बॉन्ड नहीं है, एकल बंध नहीं है। क्या ये सिंगल है? नहीं। जब इसमें अनुनाद होगा डबल नहीं हो जाएगा, और जैसे अनुनाद कंप्लीट होकर निकलेगा फिर ये सिंगल हो जाएगा। अर्थात इसमें कौन सा लक्षण है, डबल बॉन्ड बनने का लक्षण है। जिस जहाँ पे अनुनाद होता है ना, वहाँ पे डबल बॉन्ड लक्षण जरूर आता है। क्या आता है हमारा, आंशिक द्विबंध लक्षण आता है। कार्बन 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 फ्लोरीन किसी के भी बीच में आ सकता है, जैसे यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के बीच में आया है। और आंशिक द्विबंध लक्षण आने की वजह से पता आपको क्या होता है, अगर कार्बन फ्लोरीन बंध की मैं आपको बात करूं और मैं आपको कार्बन डबल बॉन्ड फ्लोरीन की बात करूं, किसी भी कारण से अगर बन जाए, फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, अगर फिर भी गलती से बन जाए तो डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड होता है वो अधिक स्थायी होता है। ये तो आपको बात पता होगी, डबल बॉन्ड मुश्किल टूटता है, सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो आसानी से टूट जाता है, डबल बॉन्ड मुश्किल से टूटता है। जब डबल बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, अभी देखिए ये क्लोरीन अगर निकल के चला जाए और कार्बोधनाइन बन जाए तो कार्बोधनाइन की स्थिरता चेक करेंगे, वो बात की बात है। पहले तो ये देखिए कि जो ये क्लोरीन है ना, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है कंप्लीटली, ये पूर्ण रूप से क्या नहीं है हमारा, सिंगल बॉन्ड नहीं है। इसमें कौन सा लक्षण है, द्विबंध लक्षण है। 2 डबल बॉन्ड बनाने का लक्षण इसमें बीच में है। और जिसमें डबल बॉन्ड बनाने का लक्षण आ जाएगा, क्या उसमें से क्लोरीन निकल जाएगी? जिसमें डबल बॉन्ड है तो ये अधिक स्थायी हो जाएगा। जब ये अधिक स्थायी होगा तो क्लोरीन नहीं निकलेगी। जब क्लोरीन ही नहीं निकलेगी, अब
जो निकलने वाला ग्रुप है अगर वही निकलने से बना कर दे तो कार्बोधनाइन की स्थिरता क्या चेक करोगे, को इसका कोई महत्व भी नहीं बनता फिर। तो ऐसा केस जिसमें आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है, ऐसा केस जिसमें आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है किसमें, निकलने वाले समूह में। निकलने वाले समूह में अगर आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाए तो SN1 और SN2 दोनों ही नहीं होती है। SN2 पढ़ने के बाद पता लगेगा, SN1 SN2 दोनों ही नहीं होती है। तो क्लोरोबेंजीन का जो एक कार्बन क्लोरीन बंध होता है ना, इसमें कौन सा लक्षण आता है, अनुनाद के कारण इसमें आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है, डबल बॉन्ड लक्षण आ जाता है। और डबल बॉन्ड थोड़े अधिक स्थायी होते हैं सिंगल की कंपेयर में। अगर हाँ इसमें सिंगल बॉन्ड ही बना रहे तो निकलने में इसे आसानी होगी, परंतु इसमें द्विबंध लक्षण है, इस वजह से इसमें क्या होगा, SN1 नहीं होगी अलॉन्ग विद SN2। SN2 भी नहीं होती है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन SN1 अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि अनुनाद होने के कारण उसमें आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा बेंजिल क्लोराइड था और ये हमारा क्लोरोबेंजीन था। बस यही वाला केस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं फिर तो बिल्कुल आसानी से। इसमें हमारा कौन है, क्लोरीन। SN1 कब होगी, जब निकल जाए, जब निकलने वाला समूह निकल जाए वहाँ से, फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन जो परमाणु है वो वहाँ से निकल जाए, जो ग्रुप वहाँ पे लगा है वो निकल जाए और कार्बोधनाइन बन जाए, तब उस कार्बोधनाइन की स्थिरता चेक होती है। अगर उसकी स्थिरता ज़्यादा है तो SN1 अभिक्रिया तेज होगी। यही तो अब तक सीखा है हमने। अब उस केस को देखें। अब ये पाई सिग्मा सिग्मा यहाँ पे लोन पेयर है, अनुनाद का तो केस है ही नहीं। पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर दूर है, जबकि अनुनाद होने के लिए पाई सिग्मा और लोन पेयर लगातार होने चाहिए। ये क्या है, पाई सिग्मा फिर एक बीच में सिग्मा आ गया तब लोन पेयर है, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो देखिए क्या इसमें क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन निकल गया, कार्बोधनाइन बनेगा। कार्बोधनाइन की स्थिरता चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, पाई सिग्मा प्लस, अब बताइए मुझे, मैंने बताया था ना पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा माइनस निगेटिव चार्ज और पाई सिग्मा प्लस, इस प्लस वाले में भी अनुनाद होता है। तो ये क्या करेगा, अब ये इधर से यहाँ आ जाएगा, जब इधर से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कमी आ जाएगी क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया है। अब देखिए, अब एक बात समझिए आप, अब क्या फिर से अनुनाद हो सकता है, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, तो ये क्या होगा, अगली बार यहाँ चला जाएगा, अगली बार ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो इसमें अनुनाद होगा। अब जिस कार्बोधनायन को, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस कार्बोधनायन को अनुनाद की स्थिरता मिल जाएगी, ध्यान से सुनना, जिस कार्बोधनायन को, कार्बोधनाइन कब बनेगा, जब लिविंग ग्रुप निकल चुका होगा, निकलने वाला समूह निकल चुका होगा तब कार्बोधनाइन बनेगा। अगर उस कार्बोधनाइन को अनुनाद हो जाए, कैसे होगा, पाई सिग्मा प्लस वाला ही होगा क्योंकि वहाँ निकलने के बाद प्लस ही बनेगा। अगर अनुनाद की स्थिरता मिल जाती है तो वो वाला क्या, वो वाला कार्बोधनाइन सर्वाधिक स्थायी होगा और 3 डिग्री कार्बोधनाइन से भी अधिक स्थायी होगा। अनुनाद वाला कार्बोधनाइन सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थात हमें अगर 3 डिग्री कार्बोधनाइन और अनुनाद वाला केस मिल जाए तो हम अनुनाद वालों को पहले सीखेंगे। अनुनाद विशेष प्रकार की स्थिरता होती है, ये अनुनाद पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा। अभी हम केवल सिंपली लेवल पे कवर कर रहे हैं, अनुनाद आपको अलग से सीखने को मिलेगा टॉपिक, जो कि 11th क्लास का वैसे टॉपिक होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जब मैं क्लोरोबेंजीन को स्पेशली पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अनुनाद के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने अभी थोड़ा सा अनुनाद रोका हुआ है। तो देखिए इस कार्बोधनाइन की क्या है, इस कार्बोधनाइन को किसकी स्थिरता है, अनुनाद की स्थिरता है ना, अनुनाद की स्थिरता है तो इसमें SN1 बहुत तेजी से होगी। तो मैंने बोला था ना बेंजिल क्लोराइड में बहुत तेज होती है और क्लोरोबेंजीन में नहीं होती है। अब आप सोचोगे इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, ध्यान से देखो, निकलने वाले समूह में ही अनुनाद अगर है तो निकलेगा ही नहीं, उसमें द्विबंध लक्षण आ जाएगा। और निकलने के बाद अगर कार्बोधनाइन में अनुनाद है तो स्थिरता है। अनुनाद का नुकसान भी है और अनुनाद का फायदा भी है। यहाँ पे SN1 के लिए अनुनाद का नुकसान है और यहाँ पे SN1 के लिए अनुनाद का फायदा है। अनुनाद का फायदा कार्बोधनाइन को होता है, निकलने वाले समूह को अनुनाद का कोई फायदा नहीं होता है, वो तो उसके से वहीं पे फंसा देता है उसे, ठीक है। अब देखिए, अब और थोड़ा सा मैं आपको डीप लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। देखिए
ये Cl है हमारा और ये C है। एक तो ये हमारे पास में ये है, एक हमारे पास में एक ये है। अगर मैं इसे A बोलता हूँ और इसे वाले को मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं B बोलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपसे कंपेयर कराऊँ कि इनमें किस में SN1 फास्ट होगी या SN1 होगी भी या नहीं भी, वो सारी चीज़ देखते हैं। अब आप बताइए लोन पेयर कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब पहले देख लीजिए इसमें द्विबंध लक्षण तो नहीं है। अगर इसमें द्विबंध लक्षण है तो ये निकलने का ही नहीं, तो SN1 होगी नहीं। अब देखिए पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई अनुनाद की चक्कर नहीं है। पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, इसमें भी अनुनाद नहीं है। तो पहले क्या करो, पहले तीनों में से निकाल लो। पहले हम क्या करेंगे, पहले तीनों में से निकाल लेते हैं। इसे निकाल देते हैं। SN1 कब होगी, जब ही निकल जाएगा। ये तो निकल सकता है, इसमें द्विबंध लक्षण भी नहीं है। यहाँ पे भी कार्बोधनाइन बनेगा और यहाँ पे भी निकलने के बाद कार्बोधनाइन। अब मुझे बताइए कि कौन सा कार्बोधनाइन अधिक स्थायी है, क्योंकि हमें पता है कार्बोधनाइन की स्थिरता, धीमे पद में बनने वाले कार्बोधनाइन की स्थिरता के अनुक्रमानुपाती कौन होता है, अभिक्रिया की दर। अर्थात जितना ज़्यादा कार्बोधनाइन की स्थिरता होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम पढ़ गए हैं अब तक का। अब ये देखिए ये कार्बोधनाइन एक ही जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है। अर्थात कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। इस वाले से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन यहाँ पे होगा, ये भी कितना है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री है तो दोनों में सेम होनी चाहिए। बट किसका फायदा है, अनुनाद का फायदा होगा। अब देखिए कैसे, इसमें किसमें अनुनाद ज़्यादा होगा, इसमें पाई सिग्मा प्लस इधर से अनुनाद, उधर से अनुनाद और उधर से अनुनाद। इसमें क्या है, इसमें इधर से अनुनाद, इधर से अनुनाद, इधर से अनुनाद, एक तो ये है। और इसमें पाई सिग्मा प्लस इधर से भी अनुनाद होगा। ठीक है ना, किस में अनुनाद ज़्यादा होगा, इस वाले में, इस वाले में या इस वाले के इसमें। उस वाले में तो एक ही बेंजीन है और इसमें कितनी हमारी 2 बेंजीन लगी हुई है। तो इसमें अनुनाद संरचना क्या होगी हमारी, इसमें अनुनाद संरचना क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। अनुनाद संरचना जितनी ज़्यादा होगी, अनुनाद ज़्यादा होगा, अनुनाद ज़्यादा होगा तो कार्बोधनाइन की स्थिरता ज़्यादा होगी, कार्बोधनाइन की स्थिरता ज़्यादा होगी तो SN1 अभिक्रिया की दर भी ज़्यादा होगी। तो कौन सा, बी वाले में हमारे A से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें अनुनाद अधिक होगा। अब सीधी सी बात आप ये नोट कर लीजिए कि जिस कार्बोधनाइन के लिए अनुनाद संरचना जितनी अधिक होगी, जिस कार्बोधनाइन के लिए जितनी अनुनाद संरचना अधिक होगी उसमें SN1 की दर भी उतनी ही अधिक होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी साथ साथ नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब हम करते हैं 1-2 और क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में से आप क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ईजिली, SN1 के तो कर ही पाएंगे, उसमें मोस्टली SN2 के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखिए CCCCl डबल बॉन्ड CCCC और ये हमारा Cl, इसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाते हैं। 4 है ना, एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये Cl है हमारा, ये हमारा A यौगिक है, ये हमारा B वाला है और ये हमारा C वाला है। अब ये वाला है हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा D वाला है। ओके स्टूडेंट्स, और एक ही देख लेते हैं हमारा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल CH2Cl। ओके, अब देख लेते हैं हम CCl, यहाँ पे भी एक बेंजीन है, मैं बेंजीन को लिख रहा हूँ C6H6, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक बेंजीन है, C6H5 और यहाँ पे भी क्या है, एक C6H5 बेंजीन रिंग लगी हुई है यहाँ पे भी, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हटके तभी तो कार्बन जुड़ा हुआ है ना। और ये क्या है हमारा, ओके 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 ओके, चलो
ये है हमारा CCl C6H5 C6H5 और ये हमारा C। इस यौगिक को मैं बोल देता हूँ, इन्हें ABCD, इसे बोलते हैं E, इसे बोलते हैं F और इसे बोल देते हैं हम यौगिक को G। ये हमारे पास में यौगिक है और हमें ये बताना है कि इनमें SN1 सबसे ज़्यादा किस में होगी, इन सभी यौगिक में। आप पहले देख लीजिए, सबसे पहले वो देखिए जिसमें नहीं होगी। क्या क्लोरोबेंजीन वाला देगा? नहीं देगा। आंशिक द्विबंध लक्षण है ना, कैसे? पाई सिग्मा लोन पेयर, ये वाला यहाँ आएगा, इसमें डबल बॉन्ड लक्षण आ जाएगा। और जब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा निकलेगा नहीं, जब ये निकलेगा नहीं तो जब ही निकलेगा नहीं तो कार्बोधनाइन की बात ही कैसे कर सकते हैं हम? तो डी में तो होगी नहीं, डी में SN1 नहीं होगी। और देखिए इसमें बताइए, यहाँ पे लोन पेयर है क्या क्लोरीन के पास में? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, अनुनाद स्टार्ट होगा तो इसमें कौन सा लक्षण आएगा? डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला लक्षण आएगा। तो ए में भी हमारी SN1 नहीं होगी। और देखिए यहाँ लोन पेयर है ना, पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर नहीं है, नहीं तो ये निकलेगा, कार्बोधनाइन बनेगा। कितनी अनुनाद संरचना? केवल एक बार ही अनुनाद हो पाएगा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। तो इसकी अनुनाद संरचना कितनी होगी? अगर हम इस वाली को हटाए, इस वाली को शामिल करें, इस वाली संरचना को, और एक इससे अलग बनेगी, तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी हमारी? अनुनाद संरचना कितनी होगी? 2। अनुनाद संरचना कहीं से दिखाते हैं हम? RS से। अनुनाद संरचना कितनी होगी? 2। एक तो ये खुद ही संरचना है और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ प्लस बनेगा तो एक वो होगी, 2 संरचना। इसमें बताइए, इसमें तो अनुनाद ही नहीं है भाई साहब में, इसमें तो अनुनाद ही नहीं है। इसमें ही निकलेगा, कार्बोधनाइन बनेगा और वो भी कितना है? 1 डिग्री कार्बोधनाइन। चलो बाद में निकाल लेंगे। ये तो हमारा हट गया है, ये वाला भी हमारा हट गया है, ठीक है। ये 2 आ गए, इसमें निकलेगा, कार्बोधनाइन बनेगा। 3 डबल बॉन्ड है ना, अब ध्यान रखिए जितने डबल बॉन्ड होते हैं ना उससे ज़्यादा अनुनाद संरचना होगी। 4 वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, मतलब ऐसे एक छोड़ गए ऐसे होने चाहिए, ठीक है। 4 होगी ना। अब इसमें एक बेंजीन में 3, दूसरी बेंजीन में कितने? फिर 3 डबल बॉन्ड, और फिर तीसरी बेंजीन में फिर 3 डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड? 9 डबल बॉन्ड। तो अनुनाद संरचना कितनी होगी हमारी? 10। क्लोरीन को निकालिए, कार्बोधनाइन बनाइए, कार्बोधनाइन को किसकी स्थिरता मिलेगी? तीनों बेंजीन की। तो इसका अनुनाद संरचना 10 होगी। इसमें बताइए 3 तो इससे, 3 इससे, हमारी कितनी हुई हमारी? 6। तो एक RS और जोड़ लेते हैं, कितनी होगी हमारी? 7। एक ही खुद भी होगी, 7 हुई ना हमारी। अब देखिए मैंने बोला था अगर कोई अनुनाद वाला ना हो, जैसे इसमें जिसमें 1 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा, इसमें अनुनाद नहीं है, तो अनुनाद वाले पहले लिए जाते हैं क्योंकि अनुनाद की स्थिरता, अनुनाद कार्बोधनाइन को ज़्यादा स्थिरता देता है। तो पहले सबसे ज़्यादा अनुनाद देखिए किसका है? इसकी 10 है, इसकी 7 है, 10 और 7 और इसकी 4। तो सबसे ज़्यादा किस में? 10 वाली में। 10 वाले को मैंने क्या बोला है? F। फिर उसके बाद ये हमारी 7 वाला, ये क्या हमारा G। फिर हमारा 4 वाले का हमारा E। और फिर हमारा ये 1 डिग्री बच गया और इसमें अनुनाद है, तो ये इसमें तो अनुनाद है ना, तो अनुनाद अगर इसमें है तो ये क्या? B। और 1 डिग्री सबसे बाद में C। अगर इसमें 3 डिग्री कोई होता तो 3 डिग्री पहले ले जाता और 1 डिग्री फिर बाद में ले जाता, ठीक है ना। पर अनुनाद वाला केस सबसे पहले। आई थिंक आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। SN1 अभिक्रिया हमारी ज़्यादा हार्ड रिएक्शन नहीं होती है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या, कि हमारा कार्बोधनाइन की डिग्री क्या है, ठीक है। वो एल्किलाइड की डिग्री से पता लग जाता है। उसके बाद देखना होता है हमें क्या, बीटा ब्रांचिंग, बीटा श्रृंखला है क्या। डिग्री समान होने के बावजूद भी बीटा ब्रांचिंग हमें हेल्प करती है बताने में कि हमें अब SN1 की दर कम होगी या ज़्यादा होगी। तीसरा क्या था हमारा, निकलने वाले समूह की प्रकृति, जो आसानी से निकल जाएगा वो SN1 फास्ट देगा। चौथा क्या था हमारा? चौथा था हमारा क्या, नाभिक स्नेही की प्रकृति। नाभिक स्नेही प्रबल है या दुर्बल? प्रबल नाभिक स्नेही SN2 को देते हैं और दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 को देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमारा क्या है, लास्ट में मैंने क्या देखा है कि जो आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं हमारे, जो बड़े समस्थानिक होते हैं, अधिक भार वाले जो समस्थानिक होते हैं, उनमें SN1 मुश्किल होती है क्योंकि उनका बॉन्ड ज़्यादा अधिक प्रबल होता है और निकलता ही नहीं, तो बॉन्ड रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद में हमने देखा है अनुनाद का केस, जिसकी अनुनाद संरचना जितनी ज़्यादा, उसमें SN1 उतनी ही तेज होगी।
अगर हमें 3 डिग्री का अनुनाद से कंपेयर करनी पड़ जाए, कोई 3 डिग्री कार्बोधराइन है जो कि सर्वाधिक स्थायी होता है और इधर अनुनाद का कोई केस है, तो अनुनाद को प्राथमिकता दी जाती है। SN1 मतलब वो हमारी जो SN1 नहीं होती है वो कहाँ पे नहीं होती है, आंशिक द्विबंध लक्षण वाले केस में नहीं होती है, जैसे हमारा क्लोरोबेंजीन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द क्लास।